एनएससी, एलआईसी, जोमैटो, बारबेक्यू नेशन, इंडिगो पेंट्स, आईआरएफसी, भैया आईपीओस की ना पूरा शॉपिंग मॉल लगा हुआ है। तो अब इस शॉपिंग मॉल से क्या खरीदना है, क्या नहीं, कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, किसमें नहीं, ये समझना जरूरी हो जाता है ना। तो आज ना इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, ये आप कैसे पता करेंगे। उससे जरूरी कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो आज ना हम जानेंगे आईपीओस के बारे में सब कुछ, और सबसे जरूरी हम ये भी जानेंगे कि हमको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी अगर हमसे पैसे मांग रही है, हमारी मेहनत के पैसे, तो वो पैसे वो कहां यूज करने वाली है। इस बात को कैसे जाने, तो आज आईपीओस के बारे में जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। पता है ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैं आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि पिछले महीने हमने इंडिया का पहला स्टॉक ब्रोकर कंपैरिजन और रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म शुरू किया था, फिनोलॉजी सिलेक्ट, जहां आके आप ब्रोकर्स को कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, और आप सिलेक्ट के थ्रू अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे ई बुक, फ्री कोर्स, टिकर प्लस का फ्री सब्सक्रिप्शन, ताकि आप इन्वेस्टिंग की कर सकें एक अच्छी शुरुआत। तो इसमें जो हमको फीडबैक मिला ना, बहुत सारे लोगों से हमने इंटरैक्ट किया, हजारों लोगों ने हमसे इसके थ्रू, सिलेक्ट के थ्रू इंटरैक्ट किया, तो उससे एक बात निकल के आई। वो क्या है पता है? बहुत सारे लोग ना डीमैट अकाउंट्स को सिर्फ इसलिए खुलवा रहे हैं क्योंकि उनको अगला जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करना है। उनको इन्वेस्टिंग से कोई मतलब नहीं, उनको ट्रेडिंग से भी कोई मतलब नहीं, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, ट्रेडिंग से मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन उनको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग दोनों में से किसी से मतलब नहीं है। उनको तो बस अगले आईपीओ में पैसा लगाना है और उससे 10-15 हजार रुपए कमा के निकल जाना है। इसके लिए बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो ये फीडबैक जब आया तो मुझे बहुत हैरानी हुई, और तब मैंने सोचा कि इसके अराउंड एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो ये ना आईपीओस में अप्लाई करना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा हो गया है कि जो आईपीओ आ रहा है उसमें अप्लाई तो कर दो, 100 में से एक को मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया तो 50%, 100% का गेन मिल जाएगा। आपके 15,000 रुपए पे आप 2 हफ्तों में 10-15 हजार रुपए और कमा लोगे। तो ना ये बहुत ज्यादा लॉटरी की तरह इसे देखा जा रहा है, और मुझे इस बात का बहुत डर है कि बहुत सारे बिगनर्स आए हैं और पिछले 6-8 महीनों में जो लोग लॉकडाउन में एंटर हुए हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि आईपीओस बड़ा अच्छा रिटर्न देते हैं, तो उनको लगता है आईपीओस बहुत सेफ है, बहुत समझदारी का डिसीजन है आईपीओस में पैसा लगाना। तो एक तरीके से 6-8 महीनों के ट्रैक रिकॉर्ड से लोगों ने 15-15 हजार रुपए कमाए भी हैं। आईपीओ की ना एक आदत सी लग गई है, एक नशा सा लग रहा है, और हर किसी को बहुत मजा आ रहा है। इससे ना मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी याद आती है, और ये कहानी शायद एक किसी पहले वीडियो में मैंने कही भी है, लेकिन क्योंकि ये आईपीओ वाला वीडियो है, वो वीडियो शायद किसी और टॉपिक पे था, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको वो कहानी बताता हूँ, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इस कहानी से इस वीडियो की समरी आपको समझ में आ जाएगी। एक गाँव में एक इंसान आता है और वो कहता है कि आसपास आपके गाँव के पास जंगल में जितने भी बंदर हैं वो मुझे ला के दे दो, मैं एक बंदर का 500 रुपये आपको दूंगा। तो गाँव वाले जंगल में जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के बंदर ले आते हैं, 500 रुपये उसको वो आदमी दे देता है, चला जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर से आता है, अब बोलता है मैं 1000 रुपये दूंगा, बंदर ला के दे दो। गांव वाले फिर ढूंढ ढूंढ के बंदर पकड़ के ला के दे देते हैं। वो थोड़े दिनों बाद फिर आता है, बोलता है मैं 2-2 हजार रुपये दूंगा, लेकिन बंदर ला के दे दो। अब ना गांव वालों को थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पिछली 2 बार वो सारे बंदर तो ले आए हैं, तो अब बंदर कम हो गए, लेकिन फिर भी कहीं से ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से बंदर पकड़ते हैं और उसको ला के देते हैं। और अब की बार वो कहता है कि मैं थोड़े दिन बाद फिर से आऊंगा, और अगली बार मैं बंदर 5,000 रुपए में आपसे लेके जाऊंगा, तो अभी से ढूंढ लो, इस बार तुम लोगों को बहुत मुश्किल हुई बंदर ढूंढने में, अभी से ढूंढ के रख लो, मैं 1 महीने बाद आऊंगा और अब की बार 5-5 हजार रुपए दूंगा एक एक बंदर का। लेकिन अब तो बंदर बचे ही नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक और कोई तीसरा आदमी आता है और वो बंदर लेके आता है, और वो गाँव वालों को बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे बंदर हैं, मैं 4-4 हजार रुपए में बंदरों को बेचूंगा। गाँव वाले सोचते हैं थोड़े दिन में तो वो पहला वाला आदमी आने वाला है, वो 5,000 रुपए में हमसे बंदर खरीदेगा, तो चलिए ये 4,000 में दे रहा है तो इससे ले लेते हैं, 1 महीने बाद 4,000 में लेके 5,000 में बेच देंगे। तो वो उससे 4-4 हजार में बंदर खरीद लेते हैं। 1 महीने बाद वो पहला वाला आदमी आता ही नहीं। तो हुआ क्या, पहले उसने 500 का लालच दिया, फिर 1000 का, फिर 2000 का, अगली बार 5,000 का वादा करके गया, लेकिन आया नहीं। और उसी ने इस आदमी को भेजा था कि गांव वालों को उन्हीं के बंदर 4-4 हजार में बेच के आ जा, क्योंकि गांव वालों को आदत लग चुकी थी, उन्होंने 4-4 हजार में भी खरीद लिया। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, इतनी लंबी कहानी?
आईपीओज में भी ये हो रहा है। पहले थोड़े महंगे आईपीओ आए, लोगों ने खरीद लिए, उन्हें लिस्टिंग गेन हुआ। उसके बाद थोड़े और महंगे आईपीओ आए, लोगों ने खरीद के देखा, लिस्टिंग गेन हुआ। इसे देख के और कंपनियों को जोश आया, हम भी आईपीओ लाते हैं और महंगे में लाते हैं। और क्योंकि लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा था, कितना भी हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ आए, लोग अप्लाई किए जा रहे थे और लिस्टिंग गेन उन्हें मिला जा रहा था। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा होगा कि और महंगे पे आईपीओज आएंगे, कोई 2-4 आईपीओज ऐसे आएंगे और लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि वो अंधे होकर उन आईपीओज में अप्लाई करेंगे और लिस्टिंग डे पे भारी नुकसान होगा। ऐसा कब होगा मुझे नहीं पता, कितने दिनों बाद होगा, कितने महीनों बाद होगा, लेकिन होगा, ये ज़रूर होगा। क्योंकि लोगों को जैसे बंदरों का नशा लग गया था और वो बंदरों को किसी भी दाम पे खरीदने को तैयार थे, उसी तरह आज लोगों को आईपीओ का नशा लग गया है और किसी भी दाम पे हम आईपीओ को खरीदते हैं। ना कंपनी का पर्पस देखते हैं, ना वैल्यूएशन देखते हैं। तो ऐसा समय आएगा ज़रूर जब आईपीओ से भारी नुकसान होगा लोगों को। क्यों होगा अब हम जानते हैं। और अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये शायद आपको थोड़ा हैरान करे। जरा इसको ऐसे सोचते हैं, थोड़ी शांति से गहरी सांस लीजिए और अब हम इसको समझते हैं। एक कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? 2 मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आईपीओ मतलब क्या? पहले तो हम ये समझते हैं। आईपीओ मतलब मैं जनता को, मैं पब्लिक को अपना कंपनी का स्टेक दे रहा हूं, अपने कंपनी के शेयर्स मैं लोगों में बांट रहा हूं और बदले में लोगों से पैसे ले रहा हूं। तो मैं अपनी कंपनी का, आप सोचिए, आप अपनी जमीन कब बेचेंगे, आप अपनी दुकान में किसी को पार्टनरशिप कब देंगे, अगर आपकी कोई कंपनी है उसमें हिस्सेदारी कब देंगे? जब आपको पैसों की जरूरत है, या जब आपको लगे कि अभी भाव बहुत बढ़ा हुआ है, अभी जमीन का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, अभी बेच देता हूं। या आपको लगे अरे मेरी दुकान की कीमत तो 1 करोड़ है, लेकिन ये 10% हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ दे रहा है, तो मैं क्यों ना लूं? तो पहला, आप अपनी चीज में हिस्सेदारी तब बेचेंगे जब आपको लगेगा कि भाव जरूरत से ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आप तब बेचेंगे। दूसरा, आप तब बेचेंगे जब आपको पैसों की जरूरत है लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि आपको पैसा कहां से मिलेगा। तो आप सोचते हैं ठीक है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा ना, लोगों को, पब्लिक को ये शेयर्स उनको देता हूं, उनसे पैसा उठाता हूं। यानी इसका क्या मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसको आपसे पैसा उठाना पड़ रहा है। आपके पैसे से कंपनी सरवाइव कर पाएगी या ग्रो कर पाएगी? तो सोचिए जरा, क्या ऐसी कंपनी में आप पैसे लगाने में कंफर्टेबल हैं जिसको आप पे डिपेंड होना पड़ रहा है, आपको अपने शेयर्स बेच के उसे पैसा उठाना पड़ रहा है और उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है? ये तो डेंजरस सिचुएशन है। और पहला केस भी हो सकता है कि मजबूरी नहीं है, पैसे हैं, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट में भाव अच्छा है तो अभी बेच के जरूरत से ज्यादा पैसे कमा लो, अभी हाई वैल्यूएशन पे ज्यादा पैसे उठा लो। ऐसे में हो सकता है कंपनी तो अच्छी है लेकिन आपको 100 रुपए की चीज शायद 150 रुपए में मिल रही है। ये भी हो सकता है। एक तीसरा रीजन भी है कि कंपनी में पहले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लिस्टिंग के पहले जिन्होंने स्टेक खरीदा हुआ था, अब उनको चाहिए कि वो अपने स्टेक किसी और को बेचे। उनको चाहिए कि नहीं, अब हमारे शेयर्स का दाम बढ़ गया है, हमको निकलना है, हमको एग्जिट दिलाओ। तो कंपनी के ओनर क्या बोलते हैं, ठीक है, आपने 3 साल पहले पैसा लगाया था जब हमको जरूरत थी, बहुत मदद की, अब आपको निकलना है, एक काम करते हैं, हम आईपीओ ले आते हैं, आप अपने शेयर्स पब्लिक को बेच देना और आप निकल जाना। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो आईपीओ में ये 3 मेजर रीजन ही हो सकते हैं। और आईपीओ भी तरह तरह का होता है, ऑफर फॉर सेल हो सकता है, फ्रेश इश्यू हो सकता है। तो पहले तो ना आईपीओ को समझना जरूरी है। आईपीओ को समझने के लिए हमने ये एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आप आईपीओ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पता है, कोई आईपीओ आ रहा है तो उसमें हमको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। हमें ना खुद से और कंपनी से ये सवाल पूछने हैं। कंपनी से जब आप ये सवाल पूछेंगे तो प्रोस्पेक्टस में जो कंपनीज इशू करती हैं उसमें आपको शायद इनका जवाब मिले, लेकिन ये सवाल आपको खुद से और कंपनी से पूछने हैं कि ये कंपनी का इतना एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इतनी हाइप है, हर तरफ मीडिया में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में ये कंपनी के आईपीओ की चर्चा है। अगर ये इतनी अच्छी कंपनी है तो आखिर इसको जनता से पैसे क्यों चाहिए? हमारे पैसे से ये इसको धंधा क्यों चलाना पड़ रहा है? ये अपने मुनाफे से, अपने सालों की कमाई से धंधा क्यों नहीं चला पाती? क्या वो वजह है जिसकी वजह से इसको हमसे पैसे चाहिए? इसका जवाब आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। कई बार कन्विंसिंग नहीं लगेगा, कई बार कन्विंसिंग लगेगा, तो उसे पढ़िएगा जरूर। उससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास कोई रीजन भी है या नहीं, या सिर्फ क्योंकि अभी मार्केट महंगा है तो इस कंपनी ने भी सोच लिया कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। लेकिन वो तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठेंगे। तो रीजन पता होना कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रहा है, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना आप किसी आईपीओ में प्लीज अप्लाई मत करिए।
और गलती आपकी हमारी नहीं है, सब रेप्यूटेड ब्रांड्स होते हैं, मीडिया इतना ज़्यादा इन कंपनीज के बारे में हाइप करता है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि हमें लगता है ये सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ज़रा इसको ऐसे सोचिए, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त हो या सड़क पे कोई हो जिसको आप जानते भी नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जोर जोर से कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मुझे कपड़ों की दुकान में एक नई दुकान खोलनी है, उस दुकान में 10% हिस्सा आपका, लेकिन मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो। वो शायद लोकल न्यूज़पेपर में ऐड भी चला देता है। तो क्या आप सिर्फ क्योंकि वो चौक पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है और लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, आप उसे दे दोगे? नहीं दोगे ना, आपकी मेहनत की कमाई है, आप किसी को ऐसे ही 1 करोड़ रुपए नहीं दे दोगे। उसी तरह सिर्फ क्योंकि मीडिया में खूब हाइप हो रही है, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, आपके दोस्त आपके रिलेटिव्स भी आईपीओज में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी नहीं कर दोगे ना? सिर्फ क्योंकि हाइप है, वो पेड हाइप है, मीडिया को खूब सारे पेड एडवर्टाइजमेंट्स दिए गए हैं कि हाइप क्रिएट करो ताकि हम जैसे लोग इस आईपीओ में अप्लाई करें, कंपनी को पैसा मिले। तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड है, तो इससे हमको बच के रहना है, इस हाइप से ना हमको बच के रहना है। यार ये बात बात में आईपीओस की ज्यादा ही बुराई हो गई ना, कंपनीज की बुराई हो गई, मीडिया की बुराई हो गई। सब इतने बुरे नहीं है, हर आईपीओ खराब नहीं है, मैं सबकी बुराई करने नहीं बैठा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आईपीओ को एक गारंटेड लॉटरी का टिकट समझना ये गलत है। बहुत कम आईपीओ में, शायद जिंदगी में 2 या 3 आईपीओज में मैंने भी अप्लाई किया है, मैं जनरली नहीं करता, तो रेयरली कुछ आईपीओज डेफिनेटली बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन हर आईपीओ को लॉटरी का टिकट समझना ये गलत है। कुछ आईपीओज जेन्युइनली फायदेमंद हो सकते हैं। पता है, हमें ये बात का ध्यान रखना है कि पिछले 8-9 महीनों में मार्केट भी लगातार बढ़ता गया है, तो जो आईपीओज आए, जिस तरह कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज बढ़ी, उस तरह आईपीओज ने भी अच्छा गेन दिया। अगर ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए ना, अगर मार्केट गिरने लगे ना, तो ये आईपीओज भी लिस्टिंग गेन देना बंद कर देंगे। आईपीओज में भी लिस्टिंग लॉसेज होंगे, जो शायद जो नए लोग एंटर हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, हमने लिस्टिंग लॉस का कंसेप्ट सुना ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम पिछले 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 50% से ज़्यादा आईपीओज इन्वेस्टर्स को नुकसान देते हैं। यानी ऑन एन एवरेज एक आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आधी से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा। ये है आईपीओज का ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये माहौल ज़रा से बदलने की देरी है, सेंटिमेंट ज़रा से बदलने की देरी है, और जो 8-9 महीने आईपीओज के लिए बहुत अच्छे हुए हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए तो इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं ना। सब चाहते हैं कि अभी सेंटिमेंट अच्छा है, अभी ले आओ, अभी जनता से पैसे उठा लो जितना उठाना है। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं 3 समरी पॉइंट्स के साथ। 3 चीजें, वो 3 पैरामीटर्स जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, कौन से नहीं। तो 3 सवाल आपको पूछने हैं। पहला सवाल कि ये जो कंपनी आ रही है, क्या ये कंपनी जो ऑलरेडी 3-4 हज़ार लिस्टेड कंपनियां हैं, भारत की एक से एक कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हर आईपीओ से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं क्यों इस एक नई कंपनी को जो आज लिस्ट होने वाली है, ये कंपनी क्यों पुरानी 3-4 हज़ार लिस्टेड कंपनी से बेटर है कि मैं उनको छोड़ के इसमें निवेश करूं। ऐसा क्या रीजन है? अगर आपको कोई ऐसा रीजन मिलता है तो बिल्कुल आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कैम्स, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये उन 10 कंपनियों में से है जो मुझे काफी पसंद है। तो आपको हर आईपीओ में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको खुद से ये पूछना है कि ये जो एग्जिस्टिंग 3000 कंपनी है, ये वाली कंपनी उससे कैसे बेटर है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है कि मान लीजिए जब तक ये कंपनी लिस्ट होगी, आईपीओ तो आज है, लिस्ट होने में 2-3 हफ्ते लगेंगे, जब तक ये लिस्ट होगी तब तक अगर मान लीजिए मार्केट में फिर से कोई क्रैश आ जाए किसी कारण से और सारे शेयर्स गिरने लगे और इस आईपीओ वाली कंपनी का भी लिस्टिंग 30%, 40% के लिस्टिंग लॉस पे हो, तो भी क्या आप अगले 2-3 सालों तक इस कंपनी को होल्ड करके रखने में कंफर्टेबल होंगे? क्या आपको उस कंपनी के बिजनेस पे इतना भरोसा है कि लिस्टिंग गेन ना भी मिले? क्योंकि लिस्टिंग गेन की गारंटी तो है नहीं। लिस्टिंग गेन हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ तो भी वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि कभी तो बढ़े, साल भर में बढ़े, 2 साल में बढ़े, ताकि आपके पास एक सेकेंड लेयर ऑफ सेफ्टी हो कि ठीक है, इसमें अप्लाई करता हूं, मिला तो अच्छी बात, लिस्टिंग गेन हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी हुआ तो मैं 2 साल रोक के बैठूंगा, 2 साल में तो बढ़ जाएगा। तो आपको खुद से ये पूछना है कंपनी उस लायक है कि नहीं। तीसरा, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आपको खुद से और कंपनी से ये पूछना है कि पैसे चाहिए किस लिए? मेरा पैसा है ना, मुझे बताओ क्यों चाहिए, इसका क्या करोगे? और वो जवाब आपको जस्टिफाइड लगना चाहिए। अगर ये 3 सवाल के आंसर आप सही सही दे सकते हैं तो बिल्कुल आपको आईपीओ में, उस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और इसको हमने थोड़ा और आसान कर दिया है
कि जो चीज़ प्रोस्पेक्टस में कंपनी बताती है, प्रोस्पेक्टस लंबा होता है, ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, काफ़ी छोटे छोटे उसमें डिस्क्लेमर्स होते हैं, क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कभी ध्यान नहीं जा पाता है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है हमारे नए चैनल पे, टिकर बाय फिनोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। हर आईपीओ का हम करेंगे रिव्यू। इनफैक्ट इस साल के जो सबसे पॉपुलर आईपीओज आने वाले हैं उन पे हमने कंपनी ब्रीफ्स ऑलरेडी बना दी है और हर मेजर आईपीओ का रिव्यू आपको टिकर बाय फिनोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ये तो हुई आईपीओस की बात, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 1 साल के इन्वेस्टिंग कोर्स अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।